भीमराव अंबेडकर के कुछ जीवनी के बारे में जानते हैं, जो कि इसके बारे में भी आप लोग के कुछ ऑब्जेक्टिव में प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश जगह में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य हुआ, महू एक गांव का नाम हुआ। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, और फिर वहाँ से वे लंदन इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर थे वो तीन व्यक्ति इनके प्रेरक थे। भीमराव अम्बेडकर के 3 व्यक्ति प्रेरक थे। कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, और ये भीमराव अम्बेडकर थे भारतीय संविधान का निर्माता। तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान का जनक का निर्माता किसको कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर का निधन दिसंबर 1956 को हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू स्थान में हुआ था, और यह एक दलित परिवार से संबंध रखते थे। ये उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे और फिर वहाँ से लंदन चले गए थे। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे, और इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता यानी जन्मदाता कहा जाता। और इनका दिसंबर 1956 को दिल्ली में निधन हो गया था। ठीक है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था। संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका संपूर्ण वाङ्मय है, जो कि 21 खंडों में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कुछ मैक्स मुलर के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 के हुआ था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर। जब इनका पिता का निधन हुआ था तब मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे? 4 वर्ष के थे। जब इनके पिता का निधन हुआ था तब मैक्स मुलर की आयु कितना था? 4 वर्ष था। ठीक है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा मैक्स मुलर ने हितोपदेश को कौन से भाषा में अनुवाद किया था? तो जर्मन भाषा में। क्यों? क्योंकि ये जर्मन के ही रहने वाले थे। ठीक है, कठ और केन आदि उपनिषदों का जो अनुवाद किया था ये भी जर्मन भाषा में किया था। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किया था? तो मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर हितोपदेश का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, कठ और केन उपनिषद का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, और मेघदूत का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। कौन? मैक्स मुलर। कुछ विनोद कुमार शुक्ल के बारे में भी कुछ जीवनी जानते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजनांद गांव, जो कि कहाँ पड़ता? छत्तीसगढ़ में पड़ता। ठीक है, तो 1 जनवरी 1937 को राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। क्वेश्चन पूछेगा विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किए थे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद आइए इनके 3 उपन्यास थे। नौकर की कमीज सबसे मेन इसका यही है। क्वेश्चन पूछेगा नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की कमीज एक उपन्यास है जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद पेड़ पर कमरा क्या है? तो पेड़ पर कमरा एक कहानी है जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया। नौकर की कमीज उपन्यास है। पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा महाविद्यालय इनके 2 प्रमुख कहानी है। उसके बाद पूछेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मणि कौल द्वारा विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना पर फिल्म का निर्माण करवाया गया? तो नौकर की कमीज उपन्यास पर, नौकर की कमीज उपन्यास
पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण कराया गया था। ठीक है। और पेड़ पर कमरा का जो भाषा का जो अनुवाद करवाया गया था इतावली, तो इतावली भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ। तो पेड़ पर कमरा जो कि एक कहानी है, इसको कौन सी भाषा में अनुवाद करवाया गया था? इतालवी भाषा में करवाया गया था। ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल को कौन कौन से सम्मान मिला था? तो 1992 ईस्वी में रघुवीर स्मृति पुरस्कार मिला था। 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला था। 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था और वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किए थे। नौकर की कमीज एक क्या है? एक उपन्यास है जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया। पेड़ पर कमरा महाविद्यालय क्या है? तो एक कहानी है जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया और इतालवी भाषा में पेड़ पर कमरा का अनुवाद कराया गया था। और नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण कराया गया था। विनोद कुमार शुक्ल को कौन कौन से पुरस्कार मिला? तो 1992 में रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार मिला। 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये जो है मछली है, ये मछली एक कहानी है जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया। मछली कहानी कहाँ से लिया गया? तो मछली कहानी महाविद्यालय से लिया गया। ठीक है। मछली कहानी कहाँ से लिया गया? महाविद्यालय से लिया गया। मछली कहानी में किस वर्ग को उजागर किया गया? तो छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को उजागर किया गया। उसके कुछ महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन पूछेगा किससे राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता? तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर स्थान में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जगह पर हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। माता का क्या नाम था? तो पुतली बाई था। ठीक है। और 4 दिसंबर 1888 को, ठीक है, वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए वे लंदन चले गए थे। 4 दिसंबर 1888 को वकालत की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए थे। ठीक है। और 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। तो महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। माता का नाम पुतली बाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जगह पर हुआ था और इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। वे दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 1893 से लेकर 1914 तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे और अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा के लिए पहला जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था और दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक वो रहे थे। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? माने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे। ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है। और गांधी जी ने हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग जैसे पुस्तकें लिखे थे। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो गांधी जी के। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसका पुस्तक है? तो गांधी जी का। हरिजन और यंग इंडिया इनकी पत्रिका है। ठीक है। हरिजन और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा, ठीक है, इन्हें हत्या कर दिया गया था। कहाँ? तो नई दिल्ली में। और 2 अक्टूबर इनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर का अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं। ठीक है।
तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। 4 दिसंबर 1888 को वकालत की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए थे और 1883 में इनका कम उम्र में कस्तूरबा गांधी से विवाह करा दिया गया था और वे दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक रहे और 1915 में वे भारत लौट आए थे। और महात्मा गांधी को महात्मा कौन कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे पर एक पुस्तक कौन लिखा? तो महात्मा गांधी। हरिजन यंग इंडिया पत्रिका का संपादन भी महात्मा गांधी द्वारा किया गया। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाए जाते। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाए जाते महात्मा गांधी के स्मृति यानी याद में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। अब जो तलवंडी है जो अभी पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता था। गुरु नानक का जन्म 1469 तलवंडी गांव के जिला लाहौर, ठीक है, देश पाकिस्तान में हुआ था। और इनके जन्म स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना साहब कहते हैं। नानकाना साहब किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का। इनके पिता का नाम क्या है? तो कालूचंद खत्री है। माता का नाम तृप्ता है और इनके पत्नी का नाम क्या है? सुलसनी है। और जो वर्तमान में नानकाना साहब जो अभी वर्तमान में वो कहाँ है? तो पाकिस्तान में पड़ता। ठीक है, पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और इनके पत्नी के नाम सुलसनी थे। ठीक है, और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक या सिख धर्म के जन्मदाता किन्हें कहा गया था? गुरु नानक। तो गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तन है। क्वेश्चन पूछेगा सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में किससे जाना जाता है? तो गुरु नानक को। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। और इनके समय में मुगल सम्राट कौन था? तो इनके समय मुगल सम्राट बाबर था। ठीक है, गुरु नानक के समय ही मुगल सम्राट बाबर था। ठीक है, और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, इनकी हिंदी में ब्रज भाषा खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता। तो गुरु ग्रंथ साहिब किनकी रचना है? तो गुरु नानक का है। इनके रचनाओं का संग्रह कौन किया? तो सिखों के 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव थे। तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे, जो कि सिख धर्म की स्थापना किया गया था। गुरु नानक की कौन कौन सी रचना है? तो जपूजी पूछेगा, जपूजी किनकी रचना है? तो गुरु नानक की। आशा दीवार किनकी रचना है? तो गुरु नानक की। रही रास किनकी रचना है? तो गुरु नानक की। सोहिला किनकी रचना है? तो गुरु नानक की। गुरु नानक का निधन कब हुआ था? 1539 में हुआ था और इन्हें वाहे गुरु के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन पूछेगा वाहे गुरु के नाम से किससे जाना जाता? गुरु नानक को कहा जाता है, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलसनी थी। ये निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। और इनके समय में कौन से मुगल सम्राट थे? बाबर थे। और इन्हें सिख धर्म का प्रवर्तक माना जाता है और ये सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, इनके रचनाओं का संग्रह गुरु गोविंद साहब है, जो कि गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु ने 1604 में इनका संग्रह करवाया था। इनके कौन कौन सी रचना है? जपूजी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला इनकी रचना है। 1539 में इनका निधन हो गया था और बाह्य गुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। प्रेम वाटिका के ग्रंथ कब लिखा गया? 1610 में। कि उस समय किसका समय चल रहा था? जैसे अभी पढ़े थे गुरु नानक के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था। तो उसी समय
उसी तरह रस खान के समय मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में प्रेम वाटिका ग्रंथ की रचना रस खान द्वारा 1610 में किया गया था। ठीक है। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? गोस्वामी विठल नाथ थे, जो पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षा दिलाया गया था। किनको? रस खान को। ठीक है। प्रेम वाटिका सुजान रस खान इसकी प्रसिद्ध ग्रंथ है। किनकी? रस खान की। ठीक है। और यह किसकी भक्ति में लीन रहते थे? तो कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है। माने कृष्ण के पूजा में हमेशा लीन रहते थे, इसलिए रस खान को कृष्ण भक्त कवि भी कहा गया। उसके बाद कुछ धानानंद के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, धानानंद किस काव्य धारा के कवि है? तो ऋतु मुक्त काव्य धारा के कवि है। इन्हें सिरमौर कवि के नाम से भी जाना जाता है। सिरमौर कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो धानानंद को जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। कौन? धानानंद। तो धानानंद किसके द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। कब मारे गए? तो 1739 में। इसका जन्म 1689 में हुआ था। ठीक है। और इसके समय में मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। गुरु नानक के समय मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। रस खान के समय कौन था? जहांगीर था। और धानानंद के समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है। और रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। धानानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कौन? धानानंद। ठीक है। और ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। कौन? धानानंद अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे, जो कि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ रहते थे, जो कि मीर मुंशी के रूप में काम करते थे, और गायक और लेखक का भी ये काम करते थे। ठीक है। 1939 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा वृंदावन पर भी धावा बोला था। ठीक है। 1939 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसने 1939 में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1939 में किया था। और नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ही धानानंद मारे गए थे। धानानंद को प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, प्रेम के पीर के रूप में किस कवि को जाना जाता है? तो धानानंद को जाना जाता है। धानानंद की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। धानानंद की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। ठीक है। और धानानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सुजान सागर है, बिरह लीला है, रसखेली वल्ली है। सुजान सागर, बिरह लीला, रसखेली वल्ली, ये इनकी प्रमुख ग्रंथ है। किनकी? धानानंद के। और यह किस काल के कवि है? तो रीति काल के कवि माने जाते। जनतंत्र के जन्म कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाए। क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपिता के नाम से किससे जाना जाता? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। जबकि राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 के हुआ था। इनके दिनकर के माता का क्या नाम था? मनरूप देवी था। इनके पिता का नाम था रवि सिंह था। ठीक है। ये भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर काम किए थे। ठीक है। उसके क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसीम रथी, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय इनके प्रमुख रचना है। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन पूछेगा, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और दिनकर को उर्वशी की रचना पर, उर्वशी किनकी रचना है? तो दिनकर का। तो उर्वशी की रचना पर
रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, और ये राज्यसभा से सांसद थे। राज्यसभा से क्या थे? सांसद थे, और इन्हें छायावाद कवि के रूप में जाना जाता। ठीक है, तो राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव बिहार में हुआ था। 24 अप्रैल 1974 में इनका निधन हो गया था। माता का नाम मनरूप देवी था, पिता का नाम रवि सिंह था। ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय में यह उप कुलपति के पद पर कार्य किए थे, और संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और उर्वशी की रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। और ये राज्यसभा से क्या थे? सांसद थे, और इन्हें छायावाद कवि के रूप में जाना जाता। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो बीरेन डंगवाल है। कौन है? बीरेन डंगवाल है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 5 अगस्त 1974 को हुआ था, उत्तरांचल में, जो अभी इन्हें उत्तराखंड के नाम से जाना जाता। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी नींद कविता में, ठीक है, कुछ इंच क्या बढ़ गया? तो पेड़ बढ़ गया। हमारी नींद कविता में हमारी नींद कविता में कितना इंच पेड़ बढ़ गया? तो कुछ इंच। तो हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गया, तो क्या बढ़ गया? पेड़। उसके बाद पूछेगा कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? ठीक है, किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो मक्खी का। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो मक्खी का हुआ। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ था? देवी जागरण हुआ था लाउड स्पीकर पर। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो धमाके से देवी जागरण हुआ था लाउड स्पीकर में हुआ था। और हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो मक्खी का। मेरी नींद के दौरान क्या बढ़ गया था? तो कुछ इंच बढ़ गया था। क्या चीज? पेड़। अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है? तो अक्षर ज्ञान कविता के कवि है अनामिका। क्वेश्चन पूछेगा कि अक्षर ज्ञान कविता में चौखट में क्या नहीं हटता? तो चौखट में क नहीं हटता। ठीक है, अक्षर ज्ञान कविता के चौखट में क्या नहीं हटता? तो क नहीं हटता। क से किनका उच्चारण किया गया है? तो बेटे से किया गया। ठीक है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता? तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से ख उतर जाता। पंक्ति से क्या उतर जाता है? ख उतर जाता। ठीक है, अक्षर ज्ञान कविता में खालिश बेचैनी किससे है? तो खालिश बेचैनी खरगोश को है। किससे है? खरगोश को है। ठीक है, उसके बाद ड बिंदु के ड को वह क्या समझता है? तो माँ समझता है। कवि ड बिंदु को क्या समझता है? तो माँ समझता है। ठीक है, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। ठीक है, माने कहने का मतलब हुआ कि ड बिंदु को बेटा समझता है, ड बिंदु के ड को वह क्या समझता है? माँ। तो ड को क्या समझता है? माँ, और ड अनुस्वार को क्या समझता है? बेटा समझता है। ठीक है, पहली विफलता पर छलके ए आंसू, यानी कवि की पहली विफलता पर क्या छलकता है? तो आंसू छलकता है। ठीक है, कवि के अनुसार ड क्या है? तो माँ है। कवि के अनुसार ड अनुस्वार क्या है? तो बेटा। किसकी खालिश बेचैनी है? तो खरगोश की। पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो ख उतर जाता है। कवि के अनुसार चौखट में क्या नहीं हटता है? तो क नहीं हटता। रेना मारिया रिल्के मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन है? तो रेना मारिया रिल्के है, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, जो कि अब जर्मनी में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जान के पूछता है कि रेना मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? तो मारिएगा जर्मनी। रेना मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के था, माता का नाम क्या था? सोफिया था। इनका 29 दिसंबर 1926 को निधन हो गया। मेरे बिना तुम प्रभु कविता रेना मारिया रिल्के द्वारा कौन सी भाषा में लिखा गया?
क्योंकि इनका जन्म तो जर्मनी में हुआ था, तो जर्मन भाषा में लिखा। रेना मारिया रिल्के ने मेरे बिना तुम प्रभु कविता कौन सी भाषा में लिखा था? तो जर्मनी भाषा में लिखा था, लेकिन धर्मवीर भारती ने इनको हिंदी भाषा में रूपांतरण कर दिया था। ठीक है, तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी भाषा में रूपांतरण कौन किया था? धर्मवीर भारती ने किया था, जो कि रेना मारिया रिल्के ने इन्हें जर्मनी भाषा में लिखे हुआ था। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही लाइक कीजिए। और किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कल आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इतना देख लीजिए। हिंदी व्याकरण से देख लीजिए, आपका 50 में 50 हिंदी का बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है।